हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग पिछली लेक्चर में फिनिश किए थे। आज हम लोगों का टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 was passed by the British Parliament to increase in the size of the legislative council। मतलब ये जो एक्ट था वो पास किया गया था आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि जो आपका विधायी परिषद है उसके साइज को आप बड़ा कर सकें। दिस एक्ट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसमें क्या हो गया कि इस एक्ट को हम बोल सकते हैं कि इसी समय आपका प्रतिनिधित्व का जो फॉर्म है वो देखा गया था। उसके बाद है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स को ऐड किया गया था। तो लेजिस्लेटिव आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके 10 थे, और 10 मैक्सिमम कितना हो सकते थे, 16। बॉम्बे में 8, मद्रास में 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंस में 15 और अवध में 15। अब हम लोग देख लेते हैं द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वे इंक्रीज। जो आपका विधायी जो आपका ये था, आपका जो परिषद था, उसके जो शक्तियों में था वो विस्तार किया गया। द मेंबर्स कुड नॉट डिस्कस द बजट्स विदाउट द राइट टू वोट ऑन इट। अब क्या हुआ कि बजट पर जो बहस करने का अधिकार जो था आपको इसी एक्ट के द्वारा मिला। कौन सा एक्ट? 1892। मगर वोट करने का अधिकार नहीं मिल पाया। दे वे ऑल्सो नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसमें क्या था, आपका जो तारांकित प्रश्न थे वो भी आपको पूछने का अधिकार इसमें नहीं मिला। मतलब कि इसमें सिर्फ आपका क्या था कि आपको बजट पे डिस्कस करने का अधिकार सिर्फ मिल गया था। उसका नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रकार इसमें देखा गया था। उसके बाद द यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, जमींदार्स एंड द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वर एम्पावर्ड टू recommend members to provincial council। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द एक्ट ऑफ 1892 कैन बी सेड टू बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब 1892 का जो एक्ट था वो पहला स्टेप था कि जब आपका प्रतिनिधित्व जो सरकार था, सरकार का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में शुरुआत देखा गया इस समय। However, such representation was via only indirect elections and there was nothing for the Indian a common Indian। अब क्या था कि आपका जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन जो होता है आपका, मतलब कि निर्वाचन, उसका प्रकार देखा गया और इससे जो भारतीय थे उनको कोई प्रभाव मतलब कि नहीं पड़ा। ठीक है। नेवरदलेस द एक्ट at least provided the Indians with an opportunity to share councils at the highest level and thus laid down the foundations of the representative government. The number of Indians was increased in the legislative council. The act was an important milestone that led to the establishment of the parliamentary government at larger stage। अब क्या हुआ, इसमें आपका जो परिषद था उसमें क्या हुआ कि भारतीयों का जो नंबर था उसको इंक्रीज किया गया। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो क्या है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और द मॉडल मिंटू रिफॉर्म्स और द मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स was passed by the British Parliament in 1909 in an attempt to widen the scope of legislative council। इसमें क्या था कि आपका जो legislative council था उसको और विस्तार करना था। उसका placate the demands of moderates in Indian National Congress and to increase the participation of Indians इन द गवर्नेंस। मतलब कि भारतीयों का जो शासन में जो था नंबर था उसको इंक्रीज करना था। ये जो एक्ट था इसको रॉयल एसेंट मतलब इसको मंजूरी मिली थी 25 मई 1909 को। उसके बाद है रिसेंटमेंट अगेंस्ट द reign of the Lord Curzon and the rise of the extremism in the Congress formed the background. The idea was to give locals some more power in legislative affairs. The provisions was made for the expansion of legislative council at both the levels via central as well as provincial। मतलब क्या था कि जो आपका विधायी परिषद था, मतलब कि विधान परिषद था, उसको दोनों जगह पे विस्तार करने की बात हुई थी, जैसे कि आपका केंद्रीय पे और आपका प्रांतीय लेवल पे भी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देख लेते हैं हम लोग विधायी परिषद जो थे उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ।
द एक्ट enlarged द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मतलब कि सेंट्रल मतलब कि आपका केंद्र और आपका प्रांत में दोनों जगह पे आपका साइज को इंक्रीज किया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। जो आपका केंद्रीय विधान परिषद था वहाँ पे जो आपका मेंबर्स था उसकी संख्या 16 से 60 कर दिया गया। Communal representation. It introduced the separate and discriminatory electorate. The electorate was decided on the basis of class and community. For the provincial councils, provisions of three categories was made: vice general, special, and chambers of commerce. However, for the Central Council, a fourth category Muslims was added. This was for the first time that the seats in the legislative bodies were reserved on the basis of religion for Muslim. अब क्या हुआ, इसको हिंदी में बोले तो सांप्रदायिक पंचांग जो था वो आ गया था, और इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब प्रोविजंस किया गया था। ठीक है। उसके बाद द एक्ट एम्पावर्ड द मेंबर्स टू डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशंस बिफोर इट। अब क्या था, एक्ट में आपको बजट पे डिस्कशन भी कर सकते थे और उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन भी पास कर सकते थे। देयर वर गिवन राइट्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रेजोल्यूशंस टू ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द लोन्स टू द लोकल बॉडीज। अब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार इस एक्ट में बजट पर मिल गया था। A shadow rather than substance. The reforms of 1909 afforded no answer and could afford no answer to the Indian political problem. The act rather added a new political problem with the introduction of the separate electorate system. वही हो गया क्या, आपका जो सांप्रदायिक पंचांग जो था अलग से आपको दिया गया था मुस्लिमों को। While the parliamentary form were introduced, no responsibility was conceded. At the same time, there was no connection between the supposed primary voter and a man who sits as his representative on the legislative council. अब मेरिट्स देख लेते हैं कि क्या आपका मेरिट्स था मॉडलम इंटू रिफॉर्म्स में। नेवरदलेस द मॉडलम इंटू रिफॉर्म्स had some of the merits. They mark an important stage in the growth of the representative institution and one step ahead towards the responsible association of elected Indians with the administration. Further, it was or further it also gave recognition to the elective principle on the basis of the composition of the legislative council for the first time. It gave some further avenues to the Indians to ventilate their grievances. They also got the opportunity to criticize the executives and make suggestions for the better administration. ठीक है। शासन के लिए जो है इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें क्या था कि जो शासन के लिए कुछ उपयोगी चीज़ थे वो भी भारतीयों को अलाउ कर दिया गया देने के लिए, और जो मतलब कि क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार इनको मिल गया था। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिन सैम्यूल मॉन्टेग had remained the Secretary of State for India between 1917 and 1922. On August, on 20th August 1917, he made a historic declaration in the House of Commons in the British Parliament, which is called as Montagu Declaration. A detailed report on the constitutional reforms in India was published on 8th July 1918. This report became the basis of the Government of India Act 1919. Key features of this report were as follows. अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट था। Preamble. The Government of India Act 1919 had a separate preamble. मतलब इसमें क्या था, एक अलग से आपको प्रस्तावना दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। It said that India would remain an integral part of the British Empire while there shall be a gradual decentralization of authority with losing the supreme hold of the central government. धीरे धीरे क्या होगा, आपका विकेंद्रीकरण का जो चीज़ है वो चलेगा और जो आपका है ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में काम करेगा। ठीक है। द टाइम एंड द मैनर टुवर्ड्स द गोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी क्या था। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या था, एक था आपका हस्तांतरित सब्जेक्ट और एक आपका था आरक्षित सब्जेक्ट। ठीक है। In the Government of India Act 1919, the spheres of the central and the provincial governments
were demarcated by a division of subjects into central and provincial। अब क्या था, जो विषयों का जो मतलब कि जो डिवीज़न था वो केंद्र केंद्र और प्रांत में हो गया था। जनरली स्पीकिंग द सेंट्रल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड ऑल द सब्जेक्ट्स डायरेक्टली administered by the government of India or in which extra provincial interests were dominant। The provincial subjects included subjects in which the interest of the provinces essentially predominated। The hierarchy for the provincial government, मतलब कि जो आपका द्वैत शासन था आपका प्रांत लेवल पर शुरू कर दिया गया था। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेयर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला था आपका रिजर्व्ड एंड द transferred subjects। The reserved subjects were kept with the governor and transferred subjects were kept with governor acting with the Indian ministers। मतलब क्या था, जो आपका आरक्षित सब्जेक्ट विषय था वो आपका गवर्नर के पास था, और जो आपका हस्तांतरित विषय था वो आपका गवर्नर और भारतीय मिनिस्टर्स के साथ में था। Changes in Indian Council। The Indian Council was to be made of not less than 8 and not more than 12 members। जो आपका भारतीय परिषद था उसको मतलब कि चेंज किया गया, और 8 और 12 से कम, मतलब दोनों के 8 से ज़्यादा और 12 से कम मेंबर्स को रखा गया था। उसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसमें क्या था, द प्रोविजंस वाज मेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ 3 इंडियंस इन द 6 मेंबर काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। मतलब 6 में से 3 भारतीय रहेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल में, परिषद में। उसके बाद क्या था, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर वॉज सेट अप एट द सेंटर विद 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब कि दो तरह का, दो जो था ना अभी जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसी तरह से उस समय 2 हाउस का मतलब कि रखा गया था, निर्माण किया गया था। पहला था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, दिस वॉज अ प्रिमिटिव मॉडल ऑफ इंडियाज लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब यही है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो आपका पुराना मॉडल था वही इसी को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था और काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। उसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज द लोअर हाउस विद 3 years एज इट्स टेन्योर। मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली था वो आपका जो निम्न हाउस कहा जाता था, और इसका जो टेन्योर था वो आपका 3 साल था। अभी कितना है, अभी 5 साल है। इट वॉज मेड ऑफ 145 मेंबर्स। 145 मेंबर्स के थे, उसमें से 41 जो थे आपके मनोनीत होते थे और 104 जो होते थे आपके इलेक्टेड होते थे। The 41 nominated members included 26 ऑफिशियल एंड 15 नॉन ऑफिशियल। इसमें जो 26 थे वो आपका ऑफिशियल थे और 15 आपका नॉन ऑफिशियल थे। द गवर्नर जनरल वॉज ऑथोराइज टू मेक नॉमिनेशंस फ्रॉम एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड लेबर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। अब इसमें क्या था, अब इसमें क्या था कि आपका जो मनोनयन होते था वो आपका एंग्लो इंडियंस में, इंडियन क्रिश्चियंस में और कुछ लेबर्स में होता था, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ अपर हाउस हैड 60 मेंबर्स ऑफ विच 33 वेयर इलेक्टेड वाइल 27 वेयर नॉमिनेटेड। मतलब जो आपका अपर हाउस था उसमें 60 मेंबर्स थे, उसमें से 33 आपका इलेक्टेड होते थे और 27 आपका मनोनयन या नॉमिनेटेड होते थे। जो आपका 33 जो इलेक्टेड होते थे उसमें से 16 आपका जनरल होते थे, 11 आपका मुस्लिम होते थे, 3 आपका यूरोपियन और 1 आपका सिख होते थे। और जो 27 जो नॉमिनेटेड होते थे उसमें से 17 आपके ऑफिशियल होते थे और 10 जो थे आपके नॉन ऑफिशियल होते थे, और इनका टेन्योर कितना था, 5 सालों का था। अब फाइनेंशियल पावर्स देख लेते हैं। द एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर बजट्स। अब क्या था कि आपका जो प्रांत का बजट था और जो आपका केंद्र का बजट था दोनों को एकदम अलग कर दिया गया था। इलेक्शन एंड फ्रेंचाइज। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फ्रेंचाइज वॉज रेस्ट्रिक्टेड। देयर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, नो एडल्ट सफरेज एंड नो वोटिंग पावर्स फॉर द वुमेन। महिलाओं को भी वोटिंग का पावर आपको नहीं दिया गया था। द क्वालिफिकेशंस फॉर द वोटिंग वेयर ऑल्सो फॉलोड। मतलब क्या हुआ था कि आपका जो वोटिंग के लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी निर्धारित किया गया था। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। दे शुड हैव अ प्रॉपर्टी विथ रेंटल वैल्यू, टैक्सेबल इनकम और पेड लैंड रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट
₹3,000 इन अ ईयर। बताइए कैसा आपका ये क्वालिफिकेशन है। ये तो पूरा पूरी आपका पैसे से रिलेटेड है। दूसरा था दे मस्ट हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए था विधायी परिषद के नाम पर, ठीक है। उसके बाद दे मस्ट हैव अ मेंबरशिप ऑफ यूनिवर्सिटी सेनेट। अब उनके पास यूनिवर्सिटी सेनेट का मेंबरशिप भी होना चाहिए। दे शुड हैव अ, ये हो गया, दे शुड होल्ड सर्टेन ऑफिसेस इन द लोकल बॉडीज़। अब वो किसी ऑफिस में, किसी लोकल बॉडीज़ के ऑफिस में काम किए होने चाहिए। दे शुड हैव सम स्पेसिफाइड टाइटल्स। अब उनके पास कुछ टाइटल्स होना चाहिए। द अबव क्वालिफिकेशंस वेयर सो मच रेस्ट्रिक्टिव दैट देयर वाज ओनली 1700 वोटर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ 33 मेंबर्स। मतलब ऊपर का जो क्वालिफिकेशन इतना ज़्यादा आपका हार्ड था कि सिर्फ उस समय सिर्फ 1700 वोटर ही आपका 33 मेंबर के लिए वोट कर पाए थे। चलिए यहीं तक था दोस्तों। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।